नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय। चैप्टर की शुरुआत होती है 11 वर्षीय हेमुल्ट के साथ। हेमुल्ट के पिता एक नाजी समर्थक थे और हिटलर के कट्टर समर्थक थे। हिटलर जो था वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, जर्मनी को सबसे ताकतवर बनाना चाहता था। इसके द्वारा यहूदियों को मरवाया गया। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो हिटलर की हार नज़दीक आ रही थी। तो जो हेमुल्ट के पिता थे वो आपस में अपनी पत्नी से डिस्कस कर रहे थे कि अब अपने को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो हाल हमने यहूद का किया था अब वो हमारा करने वाले हैं। तो ये सारी बातें हेमुल्ट सुन लेता है और वो बहुत ही डर जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद में क्या होता है कि जो हेमुल्ट के पिता है वो अपने आप को गोली मार लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। हेमुल्ट कई दिनों तक खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं उसकी माँ उसको खाने में जहर न दे दे। तो ये हेमुल्ट की कहानी थी और अभी हम ये पूरा चैप्टर देखने वाले हैं। हिटलर कौन था, कैसे उसका राइज हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना। विश्व युद्ध जो सेकेंड था मई 1945 में जर्मनी ने समर्पण कर दिया। हिटलर और उसके मंत्री गोबल्स ने अपने परिवार सहित आत्महत्या कर ली। न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। क्यों की गई थी? नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय जो सैनिक अदालत थी इसके द्वारा केवल 11 लोगों को ही मौत की सज़ा दी गई। युद्ध में लगभग 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड नागरिक तथा 70,000 जर्मन लोग मारे गए। इतना भयंकर ये युद्ध था। वाइमर गणराज्य का जन्म। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें हम तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 2 ग्रुप्स के बीच हुआ, केंद्रीय शक्तियाँ और मित्र राष्ट्र। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की आते हैं, जबकि मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस आते हैं। 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था वो था बोस्निया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है। गेवरिलो प्रिंसेप जो ब्लैक हैंड नामक एक गुप्त संगठन से संबंधित था, और ये जो गुप्त संगठन था वो सर्बिया के थे और कहाँ पे चलाए जाते थे? बोस्निया में। तो 28 जुलाई को सर्बिया पर हमले के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ माना जाता है। नवंबर 1918 में जर्मनी के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। जर्मनी के शासक जो विलियम सेकेंड थे उन्होंने सम्राट पद से त्यागपत्र दे दिया और वाइमर नामक स्थान पर एक सभा बुलाई जाती है और यहाँ पर ही एक नया लोकतांत्रिक संविधान पारित किया जाता है जर्मनी का। जर्मन संसद जिसे राइक टाउ कहा जाता है के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाने लगा, और जो चुनाव है ना वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसमें औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। नया गणराज्य जो बना वो उससे जर्मनी के जो अधिकतर लोग थे ना वो पसंद नहीं करते थे इसको। नया गणराज्य जर्मनी के अधिकतर लोगों को पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आने का क्या कारण था? मित्र राष्ट्रों ने कठोर शर्तें थोप दी जर्मनी के हारने के बाद। वर्साई की अपमानजनक संधि। अब वर्साई की संधि में क्या क्या था? जर्मनी के जो सारे उपनिवेश थे वो जर्मनी को छोड़ने पड़े। 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार इन्होंने खो दिया और सेना इनकी समाप्त कर दी। युद्ध हर्जाना के रूप में 6 अरब पौंड का इन पर जुर्माना लगाया। ऐसा माना गया कि जर्मनी ही इसका क्या है, जर्मनी को ही दोषी माना जाएगा युद्ध का। तो 6 अरब पौंड का इन पर जुर्माना लगाया और जो राइनलैंड था उस पर भी कब्जा कर लिया। राइनलैंड एक खनिजों वाला एरिया था जर्मनी का। अब देखिए युद्ध का असर क्या होता है। देखो, जो यूरोप महाद्वीप दूसरे को कर्ज देता था आज खुद युद्ध समाप्त होते होते कर्जदार बन गया। वाइमर गणराज्य। युद्ध में पराजय के कारण राष्ट्रीय अपमान इसे सहना पड़ा। वाइमर गणराज्य को आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर हो गया। इसके वाइमर जो गणराज्य है इसको सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो थे समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक। ये लोग इसको सपोर्ट करते थे और इनको नवंबर के अपराधी कहकर इनका मजाक उड़ाया जाता था। जो समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक थे इनको नवंबर के अपराधी कह के इनका मजाक उड़ाया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय समाज और राजनीति किस प्रकार चेंज होती है। देखो, जो सिपाही थे उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। नेता अपने भाषणों में पुरुषों को ताकतवर तथा आक्रामक होना चाहिए ऐसा भाषण देने लगे। मीडिया खंदकों की जिंदगी का गुणगान करने लग गई। खंदकों में क्या होता है, बहुत बुरी तरीके से जीवन यापन करना पड़ता था। लाश खाने वाले जो चूहे थे उनसे ये लोग घिरे हुए होते थे। तो बहुत ही खतरनाक थी खंदकों की जिंदगी। राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। देखो, राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट क्या होता है अभी हम देखने वाले हैं।
आमूल जो रेडिकल लोग हैं ना वो क्या चाहते हैं कि जो जो व्यवस्था है ना वो पूरी चेंज हो जाए, पूरी व्यवस्था क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ऐसा रेडिकलवादी ऐसा सोचते हैं। तो वाइमर गणराज्य के विरुद्ध जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग विरोध की योजना बनाने लग जाती है। रूस में जैसे बोल्शेविक क्रांति के समय हुई थी ना, बहुत सारी सोवियत्स वगैरह बनाई गई थी, तो उसी तरह जर्मनी में भी वाइमर गणराज्य के विरुद्ध जो स्पार्टकिस्ट लीग है वो विद्रोह की योजना बनाने लग जाती है। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों ने एक सोवियतें बनाई। इसी तरह की शासन व्यवस्था से समाजवादी, डेमोक्रेट्स और जो कैथोलिक थे इनके विरोध में थे। वाइमर गणराज्य ने फ्री कोर नामक जो पुरानी सैनिकों की एक संगठन हुआ करता था, फ्री कोर, उसके माध्यम से इनके विरोध को तो दबा दिया। तो जर्मनी में स्पार्टकिस्टों द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। साम्यवादी, कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। तो साम्यवादी और जो समाजवादी है वो दोनों हिटलर के खिलाफ कभी एक साथ खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि आपस में दोनों इतने कट्टर हो गए थे। आर्थिक संकट से रेडिकल विचारधारा को बल मिला। आर्थिक संकट कैसे आया, देखिए जर्मनी द्वारा एक तो विश्व युद्ध जो था वो कर्जा लेकर लड़ा गया, इनके द्वारा युद्ध हारने के बाद यहाँ का जो स्वर्ण भंडार था वो भी खत्म हो चुका है। युद्ध हर्जाना चुकाने से मना करने पर यहाँ का जो रूर क्षेत्र था, औद्योगिक इलाका था, फ्रांसीसियों के द्वारा छीन लिया जाता था। अब क्या होता है कि जो जर्मनी है वो विशाल मात्रा में कागज की मुद्रा छापने लग जाती है। इससे यहाँ की जो मुद्रा का नाम है मार्क, का मूल्य बहुत ही तेजी से गिरने लग जाता है। $1 की जो कीमत है वो हो जाती है 9,88,60,000 तक। $1 बराबर 9,88,60,000 तक पहुँच जाती है। इससे यहाँ की जो चीज़ें थी वो बहुत ही महंगी होने लग जाती है। चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। कीमतें इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर एक पाव रोटी खरीदने के लिए भी बैलगाड़ी में भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। ये अति मुद्रास्फीति की स्थिति थी। अति मुद्रास्फीति क्या होती है, जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, जब वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, उसे अति मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए डॉज योजना बनाई गई अमेरिका के द्वारा। तो याद रखना डॉज योजना क्या थी। तो जर्मनी को ये जो अति मुद्रास्फीति की जो स्थिति है इससे निकालने के लिए जो योजना बनाई थी उसे डॉज योजना कहते हैं, अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद। अब मंदी के साल देखते हैं अपन। अमेरिका के द्वारा लोन देने के कारण 1924 से 1928 तक तो जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। डॉस योजना के तहत अमेरिका इनको क्या देने लग गया था, लोन देने लग गया था। तो 1924 से 1928 तक तो जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। लेकिन क्या होता है कि 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो शेयर मार्केट है अमेरिका का वो क्रैश हो जाता है। अब अमेरिका से जो सहायता मिलती थी वो भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और यहाँ से ही स्टार्ट होती है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी यहाँ से शुरू होती है। 1929 से 1932 तक जो अमेरिका की राष्ट्रीय आय है वो आधी रह जाती है। अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय है वो क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। अब देखो क्यों रह जाती है। एक तो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी, निर्यात कम होने लगा, किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, सट्टेबाजी से लोग पैसे निकाल रहे थे। अमेरिका की इस जो ये महामंदी थी ना, इसका परिणाम पूरे विश्व पे पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परिणाम देखने को मिला वो मिला जर्मन अर्थव्यवस्था पे। जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन आधा रह गया, लोग बेरोजगार हो गए, वेतन काफ़ी कम हो गया, लोग काम करने के लिए लाइनों में खड़े रहते थे और गले में तख्तियाँ लटकाए रखते थे जिनमें लिखा होता था कि कोई भी काम कर लूँगा, बस मुझे काम चाहिए। तो इतनी ज़्यादा हालत वहाँ की ख़राब हो चुकी थी। रोज़गार ख़त्म होते जा रहे थे। ज़्यादातर जो युवा थे वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने लग रहे थे। जर्मनी में हताशा का माहौल बना हुआ था। औरतें जो थी अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही थी, उनका पेट तक नहीं भर पा रही थी। लोग लगातार बढ़ती कीमतों से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो सर्वहाराकरण है, गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। वाइमर संविधान में कुछ कमियां के कारण यहाँ कभी भी अस्थिरता और तानाशाह आ सकता था। मतलब बहुत सारी जो कुछ कमियां थी वाइमर संविधान में, इसके कारण यहाँ पर क्या आ सकता था, तानाशाह, डिक्टेटरशिप आ सकती थी। जैसे एक तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इस प्रणाली के तहत किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलना बहुत ही कठिन था। आर्टिकल 48 इसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता था, नागरिकों के अधिकार समाप्त कर सकता था, अध्यादेश के माध्यम से सरकार भी चला सकता था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि सरकार तो स्थिर रही नहीं, यहाँ पे लगभग 20 मंत्रिमंडलों का यहाँ पर शासन रहा और इनकी औसत अवधि रही केवल 239 दिन। लोकतांत्रिक संसद व्यवस्था से लोगों का जो विश्वास था वो खत्म होता जा रहा था और इसी के तहत उदय होता है हिटलर का। हिटलर का जो जन्म है वो 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था।
इसकी जो युवावस्था है वो बहुत ही गरीबी में निकली थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में जो लड़ा गया था उसमें इसने भाग लिया था। इस युद्ध में जर्मनी की हार हो जाती है और जर्मनी के ऊपर वर्साई की जो संधि है वो थोप दी जाती है। इससे हिटलर बहुत ही गुस्सा होता है और इसके द्वारा 1919 में जो जर्मन वर्कर्स पार्टी है वो ज्वाइन कर ली जाती है, ये उसका सदस्य बन जाता है और धीरे धीरे इस पार्टी पर अपनी मजबूत पकड़ इसने बना ली और इस पार्टी का नाम बदलकर इसके द्वारा क्या कर दिया गया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर दिया गया, जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। 1923 में हिटलर के द्वारा बवेरिया पर कब्जा कर लिया जाता है, बवेरिया पर अधिकार कर लिया जाता है और ये बर्लिन पर कब्जा करने तथा सत्ता को अपने हाथ में लेने की योजना बनाने लग जाता है, लेकिन इसके फलस्वरूप इसको जेल में डाल दिया जाता है। इसकी देशद्रोह का मुकदमा इस पे लगाया जाता है और इसको जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि कुछ समय बाद में ये वापस रिहा हो जाता है और वापस जेल से बाहर आ जाता है। हालांकि हिटलर को शुरुआत में इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन जो आर्थिक महामंदी थी 1929 से 1932 के बीच जो आर्थिक महामंदी आई उसके दौरान नाजी विचारधारा एक बहुत ज़्यादा फेमस होती है, एक विचारधारा बन गई नाजीवाद। और नाजी जो प्रोपोगेंडा है उसकी ओर लोगों को एक बेहतर भविष्य की आस लगी। वो लोग सोचने लगे कि नाजी एक बहुत ही अच्छा भविष्य हमारे को देने वाला है। 1932 में जो नाजी पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। हालांकि स्टार्टिंग में इसका इतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन आर्थिक महामंदी के दौरान बहुत ही ज़्यादा इस पर लोगों के द्वारा भरोसा किया गया और 1932 में जो चुनाव हुए उसमें तो जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये निकली। एक तो हिटलर जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त वक्ता था, जर्मनी को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का वादा किया, वर्साई की संधि इसके द्वारा बदल दी जाएगी ऐसा वादा किया, जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाएगा, युवाओं को रोजगार दिलाएगा, ये सारे वादे हिटलर के द्वारा किया गया। इस कारण उसकी जो पार्टी है वो 1932 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। नाजियों ने हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक तथा तबाही से बचाने वाला अवतार मान लिया। तो अब हम देखने वाले हैं लोकतंत्र का ध्वंस। हिटलर को जर्मनी का राष्ट्रपति हिंडनबर्ग 30 जनवरी 1933 को वहाँ का चांसलर नियुक्त कर देता है। चांसलर जो होता है वो एक मंत्रिमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद होता है, तो वो नियुक्त कर देता है। अब हिटलर क्या करता है, धीरे धीरे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको समाप्त करने लग जाता है। जर्मन संसद में एक अग्निकांड हुआ था, उसके बाद 18 फरवरी 1933 को हिटलर के द्वारा अग्नि आदेश या फायर डिक्री जारी किए। और ये फायर डिक्री क्या थे, अग्नि आदेश क्या थे, नागरिकों के जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए या निलंबित कर दिए। इसके अलावा प्रेस, अभिव्यक्ति और जो सभा करने की जो आज़ादी थी वो क्या कर दी, समाप्त कर दी। अब हिटलर क्या करता है, जो अपने विरोधी है, हिटलर के जो विरोधी रहे हैं शुरू से ही कम्युनिस्ट, उनको कंसंट्रेशन कैंपों में उनका दमन किया जाता है। मतलब हिटलर के द्वारा अपने विरोधियों कम्युनिस्टों का कंसंट्रेशन जो कैंप थे वहाँ पर उनका दमन किया जाता है। इसके बाद हिटलर लाता है 3 मार्च 1933 को हिटलर के द्वारा पारित किया गया विशेषाधिकार अधिनियम, जिसे इनेबलिंग एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कब पारित किया गया था, 3 मार्च 1933 को। याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो विशेषाधिकार जो अधिनियम था वो क्या था, इससे जो जर्मनी है वहाँ पर तानाशाही शासन की स्थापना हुई। अब क्या कर सकता है, हिटलर अध्यादेशों के माध्यम से शासन चला सकता है और उसको निरंकुश अधिकार मिले। अब नाजियों के अलावा जो सभी राजनीतिक पार्टियां हुई थी, ट्रेड यूनियन थी आदि पर पाबंदी लगा दी बिल्कुल। अर्थव्यवस्था, सेना, न्यायपालिका, मीडिया पर अब हिटलर का पूर्ण अधिकार हो गया इस एक्ट के माध्यम से। अब जो हिटलर है वो लोगों को अपने हिसाब से चलाने के लिए इसके द्वारा विशेष निगरानी व सुरक्षा दलों की स्थापना की गई। कौन कौन से, हरी वर्दीधारी पुलिस और जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे ये पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे, मतलब पहले से ये चले आ रहे थे। इसके अलावा गेस्तापो, जिसे गुप्तचर पुलिस कहते हैं, अपराध नियंत्रित पुलिस हो गई, सुरक्षा जो सेवा है, ये जो दल है इनका नया गठन हिटलर के द्वारा किया गया। और ये जो दल है ना, ये जो दल बनाए गए इसके द्वारा इनको असीमित अधिकार दिए, असीमित संवैधानिक अधिकार इसके द्वारा दिया गया। कौन कौन से अधिकार, जैसे ये किसी को भी बंद कर सकते हैं, यातना गृहों में ये भेज सकते हैं, बिना कार्यवाही के देश से निकाल सकते हैं। ये जो असीमित संवैधानिक अधिकार इन दलों को दिया गया, इसकी वजह से नाजी राज्य को एक खुकार राज्य और आपराधिक राज्य की छवि मिली। इसी तरीके से
इस तरीके से इसके द्वारा जो लोकतंत्र है उसका विनाश किया गया, विध्वंस किया गया। अब हम देखने वाले हैं पुनर्निर्माण किस तरीके से किया। तो हिटलर के द्वारा अर्थव्यवस्था, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी हालमार्क साख्त को दी। हालमार्क साख्त जो थे उनको इसकी जिम्मेदारी दी। इसके तहत जर्मनी में सुपर हाईवे बनाए गए, फॉक्सवैगन कार जो जनता की कार है वो बनाई गई। अब विदेश नीति में देखते हैं अपन, अगर विदेश नीति को देखें तो 1933 में जो लीग ऑफ नेशन है उससे जर्मनी ने अपने आप को अलग कर लिया। जो लीग ऑफ नेशन थी पहले, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले की जो संस्था हुआ करती थी राष्ट्र संघ, उससे अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया। 1936 में जो राइनलैंड था वहाँ पर दोबारा इसके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक जन एक साम्राज्य एक नेता का इसके द्वारा नारा दिया गया और इसके तहत ही 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में इसके द्वारा मिला लिया गया। चेकोस्लोवाकिया पर इसके द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब क्या होता है कि जो साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर आप पैसा खर्च ना करें, युद्ध करना बंद कर दे, क्योंकि अभी जो बजट है ना वो घाटे में चल रहा है। तो हिटलर इससे नाराज़ हो गया और उसने साख्त को पद से हटा दिया और आर्थिक संकट से उबारने के लिए हिटलर ने युद्ध को चुना। अब देखिए युद्ध किस तरीके से चलता है। तो इसने क्या सोचा कि यार अगर अपन और भी ज़्यादा टेरिटरी, और भी ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे तो लोगों को संसाधन दे देंगे। तो इस तरीके से इसके द्वारा क्या किया गया, युद्ध का सहारा लिया गया। 1939 में इसके द्वारा पोलैंड पर हमला कर दिया गया। जैसे ही पोलैंड पर हमला किया तो फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी इसका युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। अब जो जर्मनी है या जो हिटलर है, इसके द्वारा जापान, इटली के साथ मिलकर 1940 में हिटलर ने त्रिपक्षीय समझौता किया। किसके साथ? जापान, इटली और हिटलर तीनों ने मिलकर आपस में त्रिपक्षीय एक समझौता किया। अब हिटलर का एक सपना था पूर्वी यूरोप को जीतना। इससे क्या होता है, ये जीत के अपने लोगों के लिए संसाधन और रहने की जगह ये देना चाहता था। इसके तहत जून 1941 में, याद रखना, जून 1941 में सोवियत संघ पर इसके द्वारा हमला कर दिया जाता है और ये हिटलर की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। अब जो हिटलर था दोनों तरफ से, एक तरफ तो फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ और दूसरी तरफ सोवियत संघ की तरफ, जो रूस वाला एरिया है, दोनों तरफ से ये क्या होता है, दोनों जो छोर है, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, दोनों छोरों पर ये फंस जाता है। और जो सोवियत सेना है, जिसे लाल सेना भी कहा जाता है, उसने हिटलर की जो सेना है उसका बर्लिन, जो जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ तक उसका क्या किया, पीछा किया, सेना का पीछा किया। हालांकि जो अमेरिका था वो शुरुआत में युद्ध से अलग रहा, बिल्कुल अलग रहा, युद्ध से बचता रहा, परंतु जापान द्वारा उसका एक नौसैनिक अड्डा था प्रशांत महासागर में, पर्ल हार्बर, उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। तो ये भी क्या होता है, युद्ध में कूद जाता है और यहाँ से ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो जाता है। मई 1945 में हिटलर पराजित हो जाता है। इसके बाद अमेरिका द्वारा जापान की हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए और इसके साथ ही जो युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। ये नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, जो नाजी विचारधारा थी, इसके आधार पर जो सभी लोग थे ना वो एक समान नहीं थे। नाजी विचारधारा के आधार पर जो सभी लोग थे वो एक जैसे नहीं थे। इसके तहत जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो ब्लांड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर तथा जो यहूदी थे वो सबसे नीचे माने जाते थे। मतलब जो जर्मन, जो आर्य लोग थे उनको सबसे टॉप पे मानते थे और जो यहूदी थे वो सबसे नीचे इसमें माना जाता है। और जो यहूदी है उनको सबसे बड़ा या सबसे कट्टर शत्रु इनका माना गया है। बाकी जो लोग थे उनको रंग रूप के आधार पर क्या किया गया, इन दोनों के बीच में रख दिया गया। बाकी जो समाज के लोग थे उनको। अब देखिए हिटलर की जो सोच थी ना, वो चार्ल्स डार्विन, एक वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन, उनके प्राकृतिक चयन की अवधारणा के आधार पर, और हर्बर्ट स्पेंसर के जो अतिजीविता का सिद्धांत है उसके आधार पे थी। अतिजीविता का जो सिद्धांत था वो क्या था कि जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा या वही जिंदा रहेगा। तो इन दोनों के विचारों के आधार पर हिटलर की जो विचारधारा थी। अब देखो हिटलर का जो दूसरा विचार था वो क्या था कि अपने जो लोग हैं उनके लिए अधिक से अधिक जगह वो जुटाना चाहता था या निकालना चाहता था या जीतना चाहता था। इस कारण उसने बहुत सारे जो इलाके हैं उन पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। जीवन परिधि सिद्धांत था ये उसका। अब इसमें जो जर्मनी है उनको बहुत सारे संसाधन मिलेंगे और उनको जर्मनी को बहुत सारी शक्ति मिलेगी, ये हिटलर की सोच थी। इस सोच के साथ ही उसके द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है।
पोलैंड पर इस सोच के साथ आक्रमण कर देता है। अब देखिए नस्लवादी राज्य की स्थापना किस तरीके से हिटलर के द्वारा नस्लवादी राज्य की स्थापना की जाती है। शुद्ध और स्वस्थ नागरिक जो आर्य होते हैं उनको ही नाजी वांछित मानते थे या सही मानते थे। जो मतलब शुद्ध और जो स्वस्थ नागरिक आर्य होते थे उनको ही नाजी क्या मानते थे, वांछित मानते थे या सही मानते थे। और केवल इन यही लोग वंश वृद्धि कर सकते हैं। इन लोगों को ही वंश की वृद्धि करने का क्या था, अधिकार था। अन्य लोगों को अशुद्ध और अवांछित माना गया। इनके आर्यों के अलावा जो स्वस्थ और नागरिक आर्यों के अलावा जो लोग थे उनको क्या माना गया, इनके द्वारा अशुद्ध और अवांछित माना गया। इन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें कौन कौन आता है, यहूदी, जिप्सी, अश्वेत। इन नागरिकों को कोई जीने का अधिकार नहीं है और इनकी जो नागरिकता है वो भी छीन ली जाती है। बाद में इन लोगों को मार दिया जाता है। नाजियों के द्वारा जो सबसे बुरा हाल किया जाता है वो यहूदियों का किया जाता है। अब देखो इनके साथ क्या किया जाता है। जो यहूदी है इनको, जो ये लोग हैं ये परंपरागत शत्रु मानते हैं। इनका ऐसा मानना था कि जो ईसा मसीह है उनकी हत्या इन्हीं के द्वारा की गई है। ये लोग आदतन हत्यारे और सूदखोर क्या होता है, जो ब्याज पर पैसे देते हैं, वो माना जाता है। इनको जमीन का मालिकाना हक भी नहीं दिया गया। व्यापार और उधार का धंधा करके ये अपना जीवन यापन करते थे। इन्हें रहने के लिए एक अलग बस्ती दी जाती थी, अलग से बस्तियों में इन्हें रहना पड़ता था, जिन्हें गेटो या गेटोज और दड़बा कहा जाता है। याद रखना, गेटोज क्या होता था, जो यहूदी होते थे उनको रहने के लिए अलग से बस्तियों में रहना पड़ता था या अलग दी जाती थी, उसे गेटो या दड़बा कहा जाता है। हिटलर की नज़र में इनको समाप्त करने का केवल एक ही तरीका था, वो था इन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करना। अतः 1933 से 1938 के बीच जो यहूदी थे उनकी आजीविका के जो साधन थे उनको ख़त्म किया गया और 1939 से 1945 के बीच में पोलैंड में स्थित गैस चैम्बरों में इनको मार देने की योजना बनाई। इस तरीके से नस्ली वादी जो राज्य है उसकी स्थापना पर हिटलर के द्वारा जोर दिया गया। तो अगला टॉपिक होने वाला है नस्ली कल्पना लोक और यूटोपिया। तो यूटोपिया क्या होता है, एक ऐसी सोच जो कभी पूरा नहीं हो सकती या कभी एग्जिस्ट नहीं हो सकती। तो अब क्या होता है कि जो नाजी लोग हैं वो अपना एक कल्पना लोक का निर्माण करने लग जाते हैं और ये क्या करते हैं, युद्ध और जनसंहार के माध्यम से नाजी अपने कातिल नस्लवादी कल्पना लोक के निर्माण में लग जाते हैं। इसके तहत ये पोलैंड पर हमला कर उसे तहस नहस कर देते हैं और इसे जर्मनी में मिला लेते हैं। तो पोलैंड पर इनके द्वारा हमला किया गया, उसको लूटा और जर्मनी में इनके द्वारा मिला लिया गया। अब जो पोलैंड के लोग हैं उनको जनरल गवर्नमेंट नामक स्थान पर पहुंचा दिया। जो पोलैंड के लोग थे उनको रहने के लिए जनरल गवर्नमेंट नामक स्थान पर डाला गया, जहां पर अवांछित लोगों को रखा जाता था। जनरल गवर्नमेंट कौन सी जगह होती है जहाँ पर अवांछित लोगों को रखा जाता था, उसे जनरल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर जो बच्चे होते थे उनको चेक किया जाता था। अगर वो जर्मन नस्ल या आर्य नस्ल के होते थे तो उनको जर्मन परिवारों के द्वारा पाला जाता था, अन्यथा उनको कहाँ भेज दिया जाता था, अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता था, जहाँ पर बाद में उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब जनरल गवर्नमेंट नामक जो जगह है ना, वहाँ पर ही स्थित थी गैस चैम्बर, गेटो, जहाँ पर यहूदियों को मारा जाता था। अब मौत का सिलसिला किस तरीके से चलता है, अब पहला अपन चरण देखने वाले हैं, मौत का सिलसिला किस तरीके से चला। तो पहला चरण, इसके तहत जो यहूदी लोग थे उनका बहिष्कार किया गया। 1933 से 1939 के बीच इनके द्वारा पहला चरण चलाया गया। इसके तहत इनके द्वारा यहूदियों का बहिष्कार किया गया। अब देखो ये क्या बोलते हैं कि हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो यहूदी है उनके लिए बोला गया कि तुम लोगों को हमारे बीच नागरिकों की तरह रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार लाया गया था सितंबर 1935 में। याद रखना, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार कब आया गया, 1935 में, सितंबर 1935 में। अब ये इसके तहत क्या प्रावधान किए गए, नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान किए गए कि जर्मन तथा उनसे संबंधित रक्त वाले लोग ही जर्मनी के नागरिक होंगे, ठीक है, और जो जर्मन साम्राज्य है उनका संरक्षण इन्हीं लोगों को मिलेगा। इसके अलावा जो यहूदी है और जो जर्मन है इनके बीच विवाह संबंध नहीं होंगे, मतलब विवाह संबंधों पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदी राष्ट्र ध्वज जो है जर्मनी का उसको पहरा नहीं सकते। यहूदियों के द्वारा राष्ट्र ध्वज को पहराने पर क्या कर दी, मनाही कर दी। इसके अलावा और अन्य क्या प्रावधान किए, यहूदियों के व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं से इनको निकाला गया और यहूदियों की जो संपत्ति है वो जब्त कर ली और बाद में इसको बिक्री कर ली। अब नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास एक घटना हुई थी यहाँ पे। नवंबर 1938 में यहूदियों के ऊपर जनसंहार किए गए, इनकी संपत्ति को लूटा गया, इनके प्रार्थना घर जो थे उनको जला दिया गया। तो ये जो घटना है ना, ये नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जानी जाती है।
तो ये पहला चरण था। अब दूसरे चरण में क्या हुआ, दड़बाबंदी की गई, गेटोनाइजेशन किया गया और 1940 से 1944 के बीच ये घटना चली। अब इन्होंने क्या कहा, नाजियों ने क्या कहा कि तुम लोगों को हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है यहूदियों के लिए। और सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को डेविड का पीला सितारा छाती पर लगा कर रखना पड़ेगा। इनको अलग से इनकी पहचान करने के लिए डेविड का जो पीला सितारा है अपनी छाती पर लगाना पड़ेगा। और ये केवल छाती पे नहीं, इसके अलावा जो पासपोर्ट है, कानूनी दस्तावेज है, घरों के बाहर भी ये जो सितारा है ये छापना पड़ेगा तुम लोगों को। इनको पूर्वी क्षेत्र के लोड्स एवं वारसा जैसे निर्धन क्षेत्रों में, गेटो बस्तियों में इनको रखा गया। और ये जो गेटो बस्ती है, गेटो बस्तियों में जाने से पहले जो सारी संपत्ति थी इनकी यहूदियों की, इनको छोड़ना पड़ता था। यहाँ पर जो गेटो बस्तियाँ हैं, यहाँ पर गरीबी, भूखमरी, गंदगी और जो बीमारियाँ हैं बहुत पूरी तरीके से फैली हुई होती थी। मतलब जो जीवन है वो नर्क बन चुका था इन लोगों का। और तीसरा चरण है सर्वनाश। 1941 के बाद ये इनके द्वारा चलाया गया। अब ये बोलने लगे कि तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, यहूदियों के लिए बोलने लगे कि तुम्हें अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो पूरे यूरोप के यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर के पोलैंड और पूर्वी इलाके वाले एरियाओं में लाया गया जहाँ पर गैस चैम्बर स्थित थे, और इनको गैस चैम्बरों में डाल दिया गया, जिनसे इनकी बहुत बुरी तरीके से, दर्दनाक तरीके से इनकी मौत हो जाती है। बहुत सारे जो लोग थे उनको वैज्ञानिक और औद्योगिक विधियों से पलक झपकते ही मार डाला गया। नई नई विधियों की खोज की गई मारने की, तो इतनी बहुत ही बुरी तरीके से इनको मारा गया। युवाओं की स्थिति, तो नाजी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी, तो जो युवा थे उनमें हिटलर के प्रति बहुत ज़्यादा जुनून था। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज बनाने के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा में प्रशिक्षित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसके तहत हिटलर के द्वारा स्कूलों में सफाई तथा शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी तथा राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय अध्यापकों को हटा दिया गया, बाद में उन्हें मार दिया, बच्चों को अलग अलग किया गया। सभी टाइप के जो बच्चे थे उनको अलग अलग किया गया। अवांछित बच्चे जो थे, इनमें कौन कौन शामिल थे, यहूदी, जिप्सी तथा विकलांग। इन बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया तथा बाद में इन्हें गैस चैम्बरों में डाल दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी विचारधारा वाली शिक्षा दी जाती थी। जो अच्छे बच्चे होते थे उन्हें जर्मन विचारधारा वाली अच्छी शिक्षा दी जाती थी। और अपनी नस्ल को सही बताने के लिए नस्ल विज्ञान चलाई गई। यहाँ पे नस्ल विज्ञान नामक एक नया सब्जेक्ट इनके द्वारा चलाया गया। गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की अलग छवि बताई गई। बच्चे वफादार बने, यहूदियों से नफरत तथा हिटलर की पूजा करें। खेल के माध्यम से हिंसा तथा आक्रामक बनाया। राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए अनेक संगठन थे। युंग फॉक 10 साल के बच्चों को दाखिल कराया जाता था। इस संगठन में 10 साल के बच्चों को दाखिल कराया जाता था। युवा संगठन हिटलर यूथ 14 साल के जो सभी बच्चे थे इनको इस संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इसमें क्या सिखाया जाता था, इसमें युद्ध, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा करना तथा अवांछितों से घृणा करना सिखाया जाता था। श्रम सेवा, लेबर सर्विस, 18 साल की उम्र के जो बच्चे थे या युवा थे इसमें शामिल होते थे। इसके बाद इनको सेना में काम करना पड़ता था। तो 1922 में नाजी यूथ लीग की स्थापना की गई। 1926 में इसका नाम बदलकर हिटलर यूथ कर दिया गया। नाजी यूथ का नाम बदलकर 4 साल बाद क्या कर दिया गया, हिटलर यूथ कर दिया गया। इस संगठन में 1933 तक लगभग 12.5 लाख बच्चे थे। अन्य संगठनों को भंग किया गया और बाद में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जो नाजी थे उनकी मातृत्व के बारे में क्या सोच थी, मातृत्व की नाजी सोच क्या थी। इनका मानना था कि जो औरतें हैं वो पुरुषों से भिन्न हैं तथा इनको समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए और उनको समान अधिकार देना इनके द्वारा गलत बताया गया। इनके द्वारा कहा गया कि जो लड़के होते हैं उनको आक्रामक, पत्थर दिल, मर्दाना होना चाहिए तथा लड़की को एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्यों को जन्म देना तथा उनका लालन पालन करना ये उनका फर्ज है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए लड़कियों को यहूदियों से दूर रखना चाहिए। घर चलाना और बच्चों को नाजी शिक्षा देना उनका दायित्व है, ऐसा ये नाजी मानते थे। हिटलर ने कहा था कि माँ सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है। माँ का काम वांछित बच्चों को जन्म देना है तथा जो वांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें इनाम दिया जाता था और अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माँ को दंडित किया जाता था। वांछित बच्चों की माताओं को बहुत सी सुविधाएं मिलती थी, जैसे अस्पताल में विशेष सुविधाएं देना, दुकानों पर छूट देना, थिएटर तथा रेलगाड़ी में उनको सस्ते टिकट दिए जाते थे। इस तरीके की छूट उनको दी जाती थी। अब देखिए, जो जितने ज़्यादा बच्चा पैदा करती थी उनको उतना ही ज़्यादा अच्छा इनाम दिया जाता था। जैसे 4 बच्चा पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का तथा 8 बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। नियमों या आचार संहिता का उल्लंघन करने पर इनको दंड भी दिया जाता था और दंड के रूप में सार्वजनिक रूप से इनकी निंदा की जाती थी। औरतों को गंजा
करना, मुंह पर कालिक पोत देना, गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में इनको घुमाया जाता था। जेल की सज़ा भी बहुत सी बार इनको दे दी जाती थी। अब देखिए प्रचार की कला, इनके द्वारा जो नाजी होते थे इनके द्वारा किस तरीके से प्रचार किए गए हैं। इन्होंने मौत जो शब्द है उनको कभी भी डायरेक्ट रूप से नहीं कहा, इनको मौत शब्द को अलग अलग रूप इनके द्वारा दिया गया। जैसे इसके अलावा नाजियों ने नए नए अनेक शब्द बनाए, जैसे सामूहिक हत्या जो थी उनको अंतिम समाधान यहूदियों के लिए कहा, यूथ नैजिया विकलांगों के लिए कहा, चयन और संक्रमण मुक्ति नाम दिया। जो सामूहिक हत्या होती थी उनको इस तरीके के नाम इसके द्वारा दिया गया। इवैक्यूएशन या खाली करना, इसका मतलब होता था कि इनको गैस चैम्बरों में लेके जाना है। खाली करने का मतलब गैस चैम्बरों में इनको लेके जाना है। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र किसे कहा गया है? गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा गया है इनके द्वारा। नाजी विचारों को फैलाने के लिए इनके द्वारा तस्वीरों, रेडियो, पोस्टर, नारे आदि का सहारा लिया गया। इनके द्वारा दुश्मनों का मजाक बनाया गया, उन्हें अपमानित किया गया तथा शैतान के रूप में उनको पेश किया। समाजवादी और जो उदारवादी थे उनको कमजोर तथा पथभ्रष्ट कहा इनके द्वारा। एटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी जैसी नफरत फैलाने वाली मूवीज़ या फिल्में इनके द्वारा दिखाई गई। यहूदियों को चूहा, केंचुआ और कीड़ा कहकर संबोधित किया गया। ये कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, देख लेना आप एक बार। अब देखिए आगे, आम जनता तथा मानवता के खिलाफ अपराध। आम जनता क्या सोचती थी इन सारी चीज़ों के बारे में और जो किस तरीके से इनके द्वारा अपराध किया गया वो देखिए। नाजीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही ये देखने वाले हैं। देखो जो बहुत सारे लोग हैं ना, नाजियों के द्वारा जो आडंबर बनाए गए उनके बहकावे में आ गए वो। और जब उनको कभी यहूदी दिख जाते थे तो उनके प्रति मन में गुस्सा, नफरत की भावना आ जाती थी। नाजियों के द्वारा जो सोच बनाई गई लोगों की, इस तरीके से उनकी सोच में आ जाते थे। और जब भी कोई यहूदी वगैरह दिख जाता था तो उनको नफरत की भावना से ये देखते थे। यहूदियों के घर के बाहर निशान लगे होते थे। जब अगर किसी नाजी को अपने यहूदी पड़ोसी पर कुछ शक होता था तो वो पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर देता था। लोगों को ऐसा लगता था कि केवल नाजी ही देश की तरक्की कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने नाजीवाद का विरोध भी किया। बहुत सारे समर्थक थे तो बहुत सारों ने उसका विरोध भी किया। बहुत सारे ये सब होते हुए देख रहे थे। उनको लगता था कि हमारे साथ कोई गलत नहीं हो जाए, तो उन्होंने कोई आवाज़ इसके खिलाफ नहीं उठाई। सोल्टे ने अपनी पुस्तक थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स में लिखा, जो छवि नाजियों ने यहूदियों की बनाई थी इस पर वो खुद भी यकीन करने लग गए थे। मतलब थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स में जो सोल्टे ने अपने बुक में लिखा था कि जो नाजियों ने उनके बारे में सोचा था वैसे वो खुद भी अपने बारे में सोचने लग जाते थे। उनके सपनों में बहुत सारी चीज़ें आने लग गई, जैसे मोड़ी हुई नाक, काले बाल वाली आंखें, काले बाल व काली आंखें, यहूदियों जैसी शक्ल उनके सपनों में भी उनको नज़र आने लग जाती थी। इसके बाद देखिए महाध्वंस या होलोकास्ट, इसके बारे में जानकारी देखिए। तो नाजियों द्वारा किए गए बर्बर दमन व रक्तपात की खबरें धीरे धीरे बाहर जाने लग गई थी, जर्मनी से बाहर जाने लग गई थी। जिस प्रकार उनके द्वारा यहूदियों और बाकी लोगों पर अत्याचार किए थे, इसकी खबरें धीरे धीरे बाहर जाने लग जाती है। महाध्वंस होलोकास्ट किसे कहा जाता है? नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए भीषण अत्याचार, पीड़ाएं तथा कत्लेआम को क्या कहा जाता है? महाध्वंस या होलोकास्ट कहा जाता है। इसके बाद देखिए जर्मनी में क्या हो रहा था। कैंपों में लोगों के द्वारा डायरियाँ लिखी जा रही थी, नोटबुक लिखे जा रहे थे तथा संग्रह किए जा रहे थे। जब नाजी हार के करीब थे तो यहूदियों द्वारा लिखी गई किताबें या जो वृत्तांत थे उनको जलाने के लिए उनके द्वारा पेट्रोल तक लोगों में बांटा गया कि इनके द्वारा जो किताबें वगैरह लिखी गई है इन सबको जला दिया जाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों, साहित्य, वृत्त चित्रों, शायरियों, स्मारकों, संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास आज भी जिंदा है। गांधी जी के द्वारा भी हिटलर को पत्र लिखे गए थे, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ये 2 पत्र इनके द्वारा लिखे गए थे। तो दोस्तों ये था आज ये हमारा चैप्टर नंबर 3 और ये कंप्लीट हो चुका है। अगर चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।